आप सभी को नमस्कार। आज हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और मान के चलना ये किसी न किसी एग्जाम में आपके आने की पूरी क्षमता रखती है। हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। आप जानते हो कि जो सबरीमाला का जो मंदिर है केरल के अंदर, भगवान अयप्पा का मंदिर है, इसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आप जानते हो कि वहां पर महिलाओं के प्रवेश को अनुमति नहीं है। एक आयु वर्ग की महिलाओं के संबंध में यह बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है, लेकिन यहां आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बनता है वो ये बनता है कि सबरीमाला का मंदिर कहां पर है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, केरल के अंदर है और भगवान अयप्पा का मंदिर है। यदि मैं केरल की बात करूं तो यहां पर जो साउथ के अंदर है ये वाला सिस्टम, यहां पर इंडिया के साउथ में जब आप जाओगे तो यहां केरल की स्थिति मिलेगी। आप जानते हो आपके एग्जाम में एक बार बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मालाबार तट क्या है, किससे संबंधित है, या केरल के मैदान को क्या कहा जाता है मालाबार तट। तो वो यहीं पर है, ये जो ब्लू कलर में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ये मालाबार जो तट है इसकी एक विशेषता है। एक तो यहां पर थोरियम के भंडार है। आप जानते हो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा स्पेशली जो थोरियम है इसके संबंध में एक क्वेश्चन आता है कि इसका एस्क क्या है, ओर्स। ये बहुत बार आता है। आपका एक स्टैटिक पोर्शन है मोनोजोइट, ये साइंस का क्वेश्चन बनता है। मोनोजोइट आपसे पूछा जाता है कि मोनोजोइट किसका एस्क है, तो ये थोरियम का एस्क है। क्लियर। जब हम मालाबार तट की बात करते हैं तो वहां पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसके लिए प्रसिद्ध होगी, नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम इसको नेशनल मूवमेंट से जोड़कर देखते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1921 के अंदर जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह भी कह सकते हो, वो यहीं पर हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 के अंदर हुआ था ये मोपला आंदोलन। ये भी काफी आता है आपके एग्जाम में, एक स्टैटिक पोर्शन है ये। तो यहां जो लेटराइट मिट्टी होती है वो नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरल में चुनाव हो रहे हैं, आप जानते हो, नतीजे आते रहेंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां की विधानसभा सीटें जो है 140 है। या मैं वापस रिपीट कर दूं, अभी जो चुनाव हो रहे हैं जिनके नतीजे 4 मई के आसपास आएंगे, तो वो जो नतीजे हैं उन नतीजों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको देखने को मिलेगी वो है वेस्ट बंगाल। और मैं यहां पर कई बार बता चुका हूं कि वेस्ट बंगाल की विधानसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए, और ये आपका होमवर्क है, मैं बता चुका हूं। वेस्ट बंगाल की विधानसभा सीटें आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 डेट है, जिसमें एक डेट तो नॉर्मल सी बात है, ध्यान ही रहती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन आपका एग्जामिनर आपसे यह पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, इनॉग्रेशन कब हुआ था, तो ये आपका है 28 जनवरी 1950 को। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। प्रथम सीजीआई जो थे हीरालाल जे कानिया, वर्तमान सीजीआई जो है जस्टिस सूर्यकांत, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सबरीमाला के मंदिर को मैंने थोड़ा सा विस्तार देकर
और स्टैटिक जीके को ऐड करके आपको बताया है। दूसरी न्यूज जो है वो नीति आयोग के संबंध में है। न्यूज ये है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगडिया। दूसरे नंबर पर बने राजीव कुमार। तीसरे नंबर पर बने सुमन बेरी। चौथे नंबर पर है अशोक कुमार लाहिड़ी। ये आपको नाम पता होने चाहिए। इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। अब ये जो उपाध्यक्ष बने हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस पर क्वेश्चन आया ना हो। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं वर्तमान। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होते हैं और ये कोई मेरिट तय नहीं करते हैं। इस न्यूज के संबंध में आपको नीति आयोग की जानकारी होनी चाहिए, और नीति आयोग जो है ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका पूरा नाम तक आपसे पूछा जाता है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट के आदेश से। ये भी आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि नीति आयोग की स्थापना किसने की थी, तो कैबिनेट के द्वारा हुई थी। जो सेंट्रल कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उनके द्वारा हुई थी। और किसके स्थान पर हुई थी ये भी आया हुआ है। तो पहले क्या एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग, उसके स्थान पर हुई थी। योजना आयोग की जो स्थापना है ये 1950 में हुई थी, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, हमेशा प्रधानमंत्री। आप कह सकते हो कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रैल 2026 से है। इन्होंने सुमन बेरी का स्थान लिया है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। अब यदि हम नीति आयोग के सदस्यों की बात करें, या पहले सीईओ की बात कर लेते हैं। निधि छिबेर है, ये कार्यवाहक के रूप में है, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 4 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं जिनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जानते हैं, पीएम के द्वारा मनोनीत भी होते हैं जो कि मंत्री स्तर के होते हैं, कैबिनेट स्तर के। इन सब के लिए एक काउंसिल होती है, नीति आयोग की एक काउंसिल होती है। आप अखबारों में कई बार पढ़ते होंगे कि नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक हुई। तो वो गवर्निंग काउंसिल होती है, इसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये सब नीति आयोग के समान होते हैं। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा जो होते हैं, जो भारत में सहकारी, आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को लेकर जो मजबूती देते हैं, आप ये कह सकते हो कि सहकारी संघवाद या सहयोगी संघवाद को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ये नीति आयोग करता है। क्योंकि यहां पर फिर इसमें सदस्य के रूप में प्रत्येक राज्य से मुख्यमंत्री आ जाते हैं, सीएम आ जाते हैं, और केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें प्रशासक और एलजी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है वो इसके अंदर नहीं आते हैं। क्लियर? चलिए, अब नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो आपके सामने हैं अरविंद पनगडिया, राजीव कुमार, सुमन बेरी, अशोक कुमार लाहिड़ी। ये पता होना चाहिए। और यहां पर जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं रहा, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। यहां पर जैसे रेखा गुप्ता दे रखा है तो रेखा गुप्ता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? एक देश दूसरे देश, या 2 देश होते हैं या 2 या 2 से अधिक देश होते हैं जो आपस में मिलकर भी करते हैं, ये आयात और निर्यात पर जो शुल्क होता है, जो फी होता है, जो टैक्स होता है, उसको या तो कम करते हैं या फ्री करते हैं, ताकि दोनों देशों में वस्तुएं पहुंच सके और सस्ती। ऑब्वियसली बात है, यदि किसी पर आयात शुल्क नहीं लगेगा तो वस्तु तो सस्ती हो जाएगी।
तो ऐसा समझौता अभी भारत ने किया है। इससे पहले यदि मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने किया था, ब्रिटेन के साथ किया था, ईयू के साथ किया था। ईयू यूरोपियन संघ काफी चर्चा में रहा था 2026 के प्रारंभ में। ईयू यूरोपियन संघ आप जानते हो 27 देशों का एक संगठन है ये। और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ 27 देशों का ये जो संगठन है, इसकी अध्यक्ष थी उर्सुला वान डेर। क्या महत्वपूर्ण है इनके बारे में? महत्वपूर्ण यह है कि 26 जनवरी 2026 को ये मुख्य अतिथि रहे थे। इसके अलावा जो यूरोपियन काउंसिल है उसके अध्यक्ष भी यहां पर आए थे। तो ये आपको मैंने बताया है, ध्यान रखें इस पर। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है विक्रम फर्स्ट। निजी क्षेत्र का रॉकेट है, तैयारी चल रही है और जोर शोर से तैयारी चल रही है सतीश धवन स्पेस सेंटर पर, SDSC, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, इसको लेकर। विक्रम फर्स्ट निजी क्षेत्र का है, एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने इसको बनाया है और स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। विक्रम फर्स्ट जो विक्रम साराभाई के नाम पर है, विक्रम साराभाई आपके लिए नाम अनजाना नहीं है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। राजस्थान SI 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसरो के अध्यक्ष रहे थे ये प्रथम। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है V नारायण। विक्रम के साथ साथ एक और आपको बताना चाहूंगा, एक विक्रम 32 बिट होता है, भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। चाबहार बंदरगाह नेक्स्ट मेरे यूनिट के अंदर है और ये जो है पहले भी इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। 2016 में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य इस पोर्ट को, बंदरगाह को डेवलप करने से संबंधित एक समझौता हुआ था ताकि भारत की पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो सके। कैसे? आप मैप में देखिए, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। तो इंडिया को यदि अफगानिस्तान में कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, व्यापार करना है, तो POK पे जाना पड़ेगा। और POK आप जानते हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान पर हमारी निर्भरता होगी। अब पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हो। इस कारण से भारत एक विकल्प देख रहा था। तो भारत ने विकल्प देखा चाबहार पोर्ट के रूप में, ये यहां से। तो अब भारत यहां से वस्तुएं भेजेगा और ईरान से अफगानिस्तान भेजेगा। तो पाकिस्तान पर निर्भरता क्या होगी? खत्म होगी, जो कि बहुत जरूरी थी। एग्जाम की दृष्टि से यदि आप देखते हो तो आपसे पूछा जा चुका है कि चाबहार पोर्ट कहां है। देखिए, ईरान के अंदर है ये और अरब सागर में है ये। कौन कौन से देश इसको डेवलप कर रहे हैं? भारत, ईरान और अफगानिस्तान। इसको मॉनिटर करने के लिए यहीं पर एक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह। इसको डेवलप जो कर रहा है वो पाकिस्तान और चीन कर रहा है। क्लियर हुई बात सारी? ध्यान रखें ये चीजें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखें, आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।